फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है। लाइक यू कैन सी कि सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो दे बिकम टिश्यू। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे हार्ट इज़ एन ऑर्गन, स्टमक इज़ एन ऑर्गन। उसके बाद जब सारे ऑर्गन्स को साथ में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नोन एज बॉडी। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। Cells, there are two types of organisms. One is unicellular, one is multicellular. Unicellular means जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिनमें डाइजेशन भी वही करता है, इजेशन भी वही करता है, सारे प्रोसेसेस आर डन इन वन सेल ओनली। द एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेल्यूलर्स जो कि हम हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी मीन्स मेनी सेल्स होते हैं, they are known as multicellular, जैसे cows, dogs, humans, etc. Shapes and sizes of the cells are different. जितने भी शेप्स सेल्स होते हैं उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, साइज़ अलग अलग होते हैं। सम आर स्पिंडल शेप्ड, सम आर स्फेरिकल, सम आर रेक्टेंगुलर शेप्ड, etc. इफ़ यू वांट टू सी स्पिंडल शेप्स यू कैन गो टू गूगल एंड चेक कि स्पिंडल शेप सेल्स कैसे होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले to understand this lesson it's very important to understand the structure of the cell. सेल कैसा होता है? ये राउंड शेप में आई हैव मेड अ सेल, जिसकी जो आउटर बाउंड्री है वो है सेल वॉल। उसके जो इनर ये पतली सी बाउंड्री है ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, और ये जो यहाँ पर एक सब्सटेंस भरा होता है वो साइटोप्लाज्म है। और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सेल में होती हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। हम एग्जाम्पल लेंगे अंडे का, जो लोग हम लोग जो जिसे घर पे यूज़ करते हैं, जो उसकी बाहर की लेयर होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं, जो हार्ड होती है। और जो उसके अंदर एक झिल्ली टाइप थैली सी होती है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो वाइट सा सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बीच में जो येलो होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऑर्गेनल्स के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म पर प्लस ऑल दी ऑर्गेनल्स आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, जिसे मैंने अभी बताया सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, द मेम्ब्रेन विच इज सिलेक्टिव, मतलब कि जो सिलेक्टिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सिलेक्टिव पर्सन, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों को एंटर करने देती हूँ। तो लाइक ए बी कैन कम इन टू माई लाइफ बट सी एंड डी कैन नॉट कम। तो आई एम अ सिलेक्टिव पर्सन। सो सिमिलरली मेम्ब्रेन भी क्या है? सिलेक्टिव है। विच अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटीरियल्स, मतलब वो कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जिन्हें एग के अंदर आने देगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है, मिट्टी है, तूफान है, कुछ भी अंदर आ जाएगा। वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है। तो दैट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2, O2 वगैरह का एक्सचेंज वो अलाउ करती है। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया और लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया को आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ज़्यादा पावरफुल है और लो कॉन्सेंट्रेशन वाला कम पावरफुल है। तो हमेशा जो सब्सटेंस है वो हाई से लो में जाएंगे, जैसे हाई अटैक करेगा और लो वाले को डोमिनेट कर लेगा। तो अगर गैसेस ट्रैवल कर रही हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। अगर पानी ट्रैवल कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। बात दोनों में सेम है, लेकिन अगर गैस ट्रैवल करेगी तो वो डिफ्यूजन होगा। If water would travel, it would be known as osmosis. अब 3 एग्जाम्पल्स हैं। वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब ये क्या होता है? हम एक जार लेते हैं, उसके अंदर सोल्यूशन भरते हैं, लाइक वाटर वगैरह कुछ भी भरते हैं, और सेल डालते हैं। तो अब हम जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले रहे हैं, हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है।
तो जो सेल हमने डाला है उसमें है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ये मटेरियल है, ये वाटर है, ये सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बोला है कि सब्सटेंसेस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर एरिया टू द लोअर एरिया। तो ये हायर वाला इस एग के अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, एग का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इट विल गेन वाटर, और इससे सेल थोड़ा स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, बाहर भी सेम मटेरियल है और अंदर भी सेम मटेरियल है, तो इसमें कुछ नहीं होएगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी मटेरियल नहीं, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, सेल का साइज जैसा था वैसा रहेगा। द थर्ड सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें बाहर है लो कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है हाई से लो में ट्रेवल करेगा मटेरियल, तो अब सेल में हाई मटेरियल है तो वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इससे सेल से सामान बाहर जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा। और सेल से बाहर जाने के प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कपड़े धोते हैं, सर्फ वाला जो पानी होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, तो हमारी फिंगर्स ये भी सब सेल से बनी है, देयर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हैं, ये पोरस होती है। तो जब हम फिंगर्स को अंदर डालते हैं, वो कभी आपने नोटिस किया होगा, वो श्रिंक हो जाती हैं, एकदम वो गीली गीली सी श्रिंक हो जाती हैं। क्यों होती हैं वो, क्योंकि हमारी फिंगर्स वाटर को शेड ऑफ कर देती हैं, पानी उनमें से निकल जाता है और वो सोप सोल्यूशन में चला जाता है, बिकॉज आवर फिंगर्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और सरफ एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, तो फिंगर्स का पानी निकल कर उसमें चला जाता है। ग्रेजुअली वो गेन कर लेता है वापस, बिकॉज वो परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बट फॉर सम टाइम इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि सरफ एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अब सेल कितनी तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इन सिंपल लैंग्वेज आप ये याद रख सकते हो कि यूकैरियोटिक एक अच्छा सेल होता है, मतलब जिसे आप बोल दो ब्रांडेड, और प्रोकैरियोटिक इज़ अ लोकल सेल। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, वो पहली बात तो होता ही नहीं है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उसमें जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कहाँ से लगी होगी, तो दे बोथ आर एब्सेंट। टाइप क्या क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक नॉर्मली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा वगैरह में, और यूकैरियोटिक हम जैसे लोगों में होता है। ये एडवांस सेल माने जाते हैं, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस सेल्स, और इसका जनरली साइज स्मॉल होता है, इसका जनरली साइज एज कम्पेयर टू इट इज़ लार्जर। यू कैन सी द फिगर इन NCERT। ये है डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। ये है प्रोकैरियोटिक सेल जिसकी शेप आप देख सकते हैं, और ये है एनिमल सेल, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में पहले सेल वॉल है, फिर मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और ये जो इतनी सारी फालतू की चीज़ें दिख रही है ना आपको, गोल्गी प्रोटस, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स इज नथिंग, जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेल। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं दैट वी आर जस्ट गोइंग टू रीड नाउ। द डिफरेंस इज क्लियर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब सेल वॉल क्या होती है, ये हार्ड कवरिंग होती है, इसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट वगैरह से बनी होती है, और साइटोप्लाज्म एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इसी के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो सारे होते हैं विच परफॉर्म दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ सेल। और साइटोसोल जो होता है वो भी साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस सबसे मेन होता है, दैट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, वो पोरस होती है, जो सब्सटेंस को उसके अंदर आने जाने की परमिशन देती है। इट हैज़ क्रोमोसोम्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और आप सबको पता है जीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू अ ऑफस्प्रिंग, मतलब कि इफ़ आई एम एंड आई हैव द पर्सनैलिटी ऑफ एन एंग्री पर्सन, तो मेरे चाइल्ड के अंदर भी वो एंग्री वाले जीन्स जा सकते हैं, और वो जीन्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ
एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना फूड को अपने अंदर लेती है, गल्प करती है, और जो भी अदर मटेरियल वगैरह अपने अंदर लेती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, मतलब ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम। इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स whenever the cell is about to divide। तो ये अपने आप को जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है तो ये अपने आप को क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज कर लेता है। इसे बोलते हैं क्रोमेटिन करता है ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनल्स, वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो।